नमस्कार, स्वागत है आपका किसान प्रश्न मंच में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। देवता गुडारू ग्वास का सभी को अच्छा। जी, आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने ये क्या शुरुआत की है। दरअसल हम ग्वास गांव में हैं और इस गांव की एक कहावत है। लोगों का मानना है कि इस कहावत में कहा गया है कि गुडारू भगवान जो है उन्हीं की कृपा से यहाँ पर सब अच्छा हो रहा है। तो यहाँ के जो किसान हैं वो हमें बताएंगे कि किस तरीके से अच्छा हो रहा है, कृषि में कैसे बढ़ोतरी हो रही है। तो हम मौजूद है ग्वास गाँव में, जो कि शिमला से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी है। किसान प्रश्न मंच एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि बीच में पुल बनता है किसानों के और विशेषज्ञों के बीच में, और जो किसानों के कहीं ना कहीं जो कमियां रह जाती हैं उनकी तरफ से उसे विशेषज्ञ बताते हैं कैसे पूरा करें, और साथ ही साथ विशेषज्ञ जो है वो भी किसानों को बताते हैं वो उनके लिए क्या क्या कर रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तालियों के साथ। तो आगे बढ़े, और तो सबसे पहले हम आपके परिचय करवा देते हैं। आज जो हमारे विशेषज्ञ कार्यक्रम में मौजूद हैं। मेरा नाम डॉक्टर कुशाल मेहता है। मैं उद्यान विकास अधिकारी चढ़गांव में कार्यरत हूँ। मेरा नाम राजेश्वर परमार, मैं विशेषज्ञ उद्यान जिला शिमला में कार्यरत हूँ। मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र कायत, मैं प्रभारी कृषि विज्ञान केंद्र शिमला। नमस्कार, मैं नीलम, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र रोडू शिमला। मैं वंदना, फल वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र रोडू। तो मैं चाहूंगी विशेषज्ञों के लिए जोरदार तालियां हो जाए, और साथ ही साथ जो हमारे किसान यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में मौजूद है कार्यक्रम में, आपके लिए भी जोरदार तालियां। तो कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और बहुत सारे किसान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आपको ग्वास की खासियत बता दें, दरअसल ये चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है और यहाँ पर ऑर्गेनिक यानी जैविक तरीके से सेब की खेती की जाती है। तो आज मेरा पहला जो प्रश्न है वो जैविक खेती से जुड़ा हुआ है। मैं किसानों से जानना चाहूंगी कि जैविक खेती क्या होती है, आप इससे क्या समझते हैं, कौन कौन इसका जवाब देना चाहेगा। एक ही हाथ, और मैंने तो सुना है यहाँ पे सभी जैविक तरीके से खेती करते हैं। चलिए कुछ और हाथ खड़े, और महिलाएं कहाँ पीछे रह गई भाई, आपके हाथ नहीं दिखाई दे रहे। और मैंने तो सुना है कि महिलाएं यहाँ पर बहुत काम करती हैं खेतों में। चलिए शुरुआत करते हैं। अपना नाम बताएं। मेरा नाम ठाकुर सिंह, गांव बागी। जैविक खेती, किसान जैविक खेती इसलिए कर रहा है ताकि ज़मीन की जो उर्वरकता है वो बनी रहे। ज़मीन को किसान एक बैंक समझता है। बैंक का मतलब है कि आस्ते आस्ते वो उसको खर्च करना चाहता है। पेस्टिसाइड और दूसरी खादें डाल करके वो बैंक उसका जल्दी ख़त्म हो जाता है। इसलिए किसान ये सोच रहा, हम ये सोचते हैं जैविक खेती से जो तैयार फसल होगी उससे लोगों की सेहत पर भी। जैविक खेती है क्या, ये नहीं जवाब दिया आपने। जैविक खेती, जिस खेती को हम तैयार कर रहे हैं उससे ज़मीन का जो उर्वरकता है वो बनी रहती है। चलिए आप अपनी जगह पे बैठ सकते हैं। और कुछ और हाथ खड़े हुए थे यहाँ से। जी, पीछे की पंक्ति में एक हाथ खड़ा हुआ है, हमारे युवा किसान है। जी, आप बताइए जैविक खेती क्या होती है। मेरा नाम हंसराज शर्मा है, मैं मसले से हूँ। जैविक खेती ऐसी जिसमें हम लोग पेस्टिसाइड या किसी भी केमिकल की छोड़कर जो नेचुरल है, जैसे गोबर हो गया या गौमूत्र हो गया, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उसको जैविक खेती कहते हैं। अच्छा, तो दो जवाब मिल चुके हैं हमें यहाँ पर। मैंने जो पहला सवाल किया था उसका, और महिलाओं में से भाई कौन बताना चाहेगा। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मैंने तो सुना है महिलाएं यहाँ पर खेतों में बहुत बढ़ चढ़ कर काम करती हैं। अब टीवी पर आने का मौका मिल रहा है तो आप पीछे रह गए। चलिए, प्रधान जी बोलने के लिए तैयार हैं। जी बताइए, अपना नाम बताएं। मेरा नाम बबीता मुखिया है, मैं ग्राम पंचायत ग्वास की प्रधान हूँ। जैविक खेती क्या हो? जैविक खेती जो हमारे खेत में हम गोबर डालते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें कुछ नहीं है, खाद वगैरह कुछ नहीं मिला होता है। और जैसे हमारे पौधे हैं उस पर हम घास घूस काट के, उसमें भी फायदा है हमारा। इसमें मतलब बाकी और मिश्रण नहीं है। ये सही है हमारे, ये सही है उसके लिए। अच्छा, ठीक है। तो 3 जवाब हमें मिले हैं, और इन तीनों जवाबों में से सबसे अच्छा जवाब किसका है, किसे मिलेगा किसान का, अपने विशेषज्ञों से जान लेते हैं। हाँ, जो हमारे जो यहाँ पे 3 जवाब आए हैं, तीनों ने सही जवाब दिया कि जैविक खेती से क्या है। लेकिन जो हमारे जो नंबर 2 पे हमारे युवा किसान, हाँ, इनका थोड़ा सा इलेबोरेटेड जवाब था। तालियां मुझे हो लगता है जाए कि इनके कब के लिए। हकदार ये है। तो मैं चाहूंगी आगे आ जाए। और देखिए, ये भी एक संयोग है कि इन्होंने हरे रंग का स्वेटर भी पहना हुआ है। जैविक खेती की हम बात कर रहे हैं, और ये हमारे पहले किसान जो कि आज बने हैं विजेता। आप आगे आ जाइए, आपके लिए ये किसान कप है। जी, आप अपनी जगह पे जा सकते हैं। तालियां हो जाए एक बार फिर से इनके लिए। तो हंसराज जी ने सही जवाब दिया, जिन्होंने जीता किसान कप। और मैं चाहूंगी मेरे विशेषज्ञ जो यहाँ पर उपस्थित हैं वो बताएं जैविक खेती के बारे में और विस्तार से। खास तौर पर हमारी महिलाओं को जरूर बताइएगा, इन्होंने जवाब देने में थोड़ी कंजूसी की। पहले सबसे पहले तो जैविक खेती क्या है। जैविक खेती वो खेती है जिस खेती से हमको पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना जमीन की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए लंबे समय तक
जो खेती की जाए उसको जैविक खेती कहते हैं। इस खेती में हम हमारे दूसरे जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं उसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपका केंचो खाद है या गोबर की खाद है। इस जो हमारे लोकली वाला मटीरियल है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो मेन मकसद ये है कि इस खेती के जो हमारे ज़मीन का जो ऑर्गेनिक मैटर है जो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारी ज़मीन में बहुत सारे जीवाणु हैं, माइक्रोब्स है, जिनको खाने के लिए जो ऑर्गेनिक मटीरियल चाहिए। हुआ क्या कि पहले हमारे जीवन में बहुत सारे जीवाणु होते थे, ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी रिच था। तो जैसे जैसे केमिकल खाद का इस्तेमाल बढ़ता गया तो इसकी ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट कम होती गई और हमारे जो है जीवाणु जो खत्म होते गए, जिसके कारण हमारी जमीन जो निर्जीव होती गई। तो इस ऑर्गेनिक मैटर को मेंटेन करने के लिए हमें जैविक खेती की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो इस खेती से हमारे को जमीन की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। जी, जोरदार तालियां हो जाए। तो अब मुझे लगता है कि हमारी महिला अगली बार जब सवाल आएगा जैविक खेती का तो पीछे नहीं हटेंगी, ज़रूर इसका जवाब देंगी। चलिए बढ़ते आगे। और मेरा अगला प्रश्न आप सभी किसानों से ये है कि सघन खेती जो हम कहते हैं इसका अर्थ क्या है और इसके लाभ क्या है, इसके फ़ायदे क्या होते हैं सघन खेती के? और कुछ हाथ, 2 हाथ यहाँ खड़े। अच्छा, धीरे धीरे बट यहाँ इस लाइन को क्या हो गया भाई, डर गई क्या पुरुषों से? यहाँ से भी कुछ जवाब मिलने चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, हमारे जो जितने भी पुरुष यहाँ पर किसान हैं वही सारे कप जीत ले जाएंगे। जी, किसने हाथ खड़ा किया था? चलिए आपके पास आते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमने सघन खेती का प्रश्न पूछा है इसका सही जवाब क्या है। अपना नाम बताएं पहले। जी, मोहित चौहान, गांव जखार। सघन खेती का मतलब होता है अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन। अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन का मतलब होता है कि हम कम ज़मीन में कितना उत्पादन क्षमता हम अपनी सेबों की बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए 1 बीघा में 20 पेड़ रॉयल के लगते हैं। मान लीजिए उसी 1 बीघा में हम रूट स्टॉक या जो हमारी नई बागवानी है उसके हम पेड़, रूट स्टॉक के हम पेड़ जो है 200 से 300 हम पेड़ लगा सकते हैं। सघन खेती का मेन मोटिव ये होता है कि कम ज़मीन में ज़्यादा प्रोडक्शन उतारना। कम ज़मीन में ज़्यादा प्रोडक्शन हम किस तरह उतार सकते हैं, इसलिए हमें ये ट्रेडिशनल खेती छोड़ के जो आज की खेती है वो कहती है, उसकी डिमांड है कि हमें आजकल अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन करनी चाहिए, सघन खेती की तरफ जाना चाहिए। इससे बागवानों को बहुत फ़ायदा होगा और इससे अपनी पर्सनल लाइफ या अपनी आमदनी को भी मेंटेन किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है। जी, अब जो हमारे विशेषज्ञ कब तो बाद में देंगे, लेकिन तालियां पहले ही बज गई। बहुत अच्छी बात है, अपनी जगह पे बैठ जाएं। और कौन जवाब देना चाह रहा था इस सवाल का? हमारे एक और किसान एक बहुत पीछे पंक्ति में है लेकिन हाथ इन्होंने खड़ा कर दिया, उनके पास चलते हैं। जी, अपना नाम बताइए। मैं जितेंद्र चौहान, बागी गांव का रहने वाला हूं। सघन खेती का अर्थ है कम ज़मीन पर ज़्यादा पौधे लगाकर ज़्यादा उत्पादन, ताकि उस सघन खेती से वो जो ज़्यादा पौधे हम कम ज़मीन पे लगा रहे हैं उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसको कम किया जा सके, लेबर कॉस्ट को कम किया जा सके, उसके ऊपर जो इनपुट्स हम लगाते हैं वो कम हो और उससे आउटपुट हमको जो है ज़्यादा मिले और ज़्यादा क्वालिटी और ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण उत्पादन हो और हमारे देश का जो सेब उत्पादन है वो बाकी दूसरे देशों से ऊपर उनके बराबर में आ सके, क्योंकि हमारा जो उत्पादन आज की समय में उनसे कम से कम 7 गुना कम है। अच्छा, तो उसको हम सघन खेती के द्वारा ही 7 गुना ऊपर, मतलब उनके बराबर तक लेके जा सकते हैं। चलिए, बहुत ज्ञान है आपको, तालियां इनके लिए भी बज चुकी हैं। और यहाँ से कोई जवाब देना चाहेगा महिलाओं में से? चलिए, एक हाथ यहाँ खड़ा हुआ, इनसे हम पूछ लेते हैं। मेरा नाम त्रिलोक ठाकुर है, मैं भी एक बागवान हूँ। जिस प्रकार आज हमारे लैंड की घटती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, 5 भाई है, लैंड बड़ी कम होती जा रही है, तो उस पर अगर सघन खेती किए जाए तो उससे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। सघन खेती से इस तरह होता है, जैसे सामने देख रहे हैं अब ये प्लांट्स लगे हैं, अगर इस एरिया में हम सघन खेती करें तो प्लांट की बढ़ जाती है, क्वांटिटी बढ़ जाती है। और सघन खेती का साथ में ही बगीचा लगा है हमारे यहाँ भी सघन खेती की जाती है। इससे क्या आती, थोड़े एरिया में अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किस तरह बढ़ाया जाए। आज ज़मीन की कमियाँ होती जा रही है, डे बाई डे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है देश की, किसानों के 4-4, 5-5 बच्चे होते हैं। तो अगर हम सघन खेती करें, ये टेक्नोलॉजी अब्रॉड से लाई दी गई है, बहुत सारे देशों में सघन खेती की जाती है, हिंदुस्तान में ये भी नई खेती किए जा रही है। हम बागवान भाइयों से अनुरोध करते हैं कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए ताकि हमारी इनकम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। थोड़े से में प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और आमदनी भी ज़्यादा बढ़ती है। धन्यवाद।
तो 3 जवाब मिले और तीनों ही जवाब में तालियां बजी हैं। मुझे तो लगता है ये टाई सा हो गया है कुछ, क्योंकि सभी जवाब बहुत अच्छे हैं, लेकिन विशेषज्ञ बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि इस सवाल का सबसे अच्छा और सटीक जवाब किसने दिया है और किसे मिलना चाहिए किसान कप। तो मैं चाहूँगी कि हमारे विशेषज्ञ बताएं किसे मिलेगा कप। सघन खेती में हमारे 3 युवा बागवान आगे आए और तीनों ने वाकई में इतना सही जवाब दिया कि वो टाई लाइक है। पर लेकिन हमारे जो सेकंड नंबर के बागवान जितेंद्र जी, जिन्होंने सघन खेती में रियली में जो जवाब दिया, जो एक प्रेरणा स्रोत था, और कहा कि हम 7 गुना जो प्रोडक्शन है दूसरे विश्वों की तरह कर सकते हैं, वही एक सही जवाब था सघन खेती का, क्योंकि अल्टीमेटली ज़्यादा इनकम, ज़्यादा प्रोडक्शन इस सघन खेती का सही जवाब है। जी बिल्कुल, तो ताली हो जाए और किसान कप लेने के लिए आगे आ जाए जितेंद्र जी। तालियां बजती रहनी चाहिए। बिल्कुल, तो जितेंद्र जी युवा किसान और बहुत इन्हें ज्ञान भी है। और ये बताइए जितेंद्र जी, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? मेरा MA इंग्लिश में है और B.Ed और PGDCA हुआ है। जी बिल्कुल, तो पढ़े लिखे युवा किसान अगर ऐसे ही खेती से जुड़े रहेंगे तो जो हम 7 गुना बात कर रहे हैं कि उत्पादन बढ़ेगा, वो दिन दूर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा जवाब दिया आपने, अपनी जगह पे जा सकते हैं। तालियां हो जाए इनके लिए। तो अब मैं चाहूँगी अपने विशेषज्ञों से कि इसका विस्तार से थोड़ा जवाब दें। सघन खेती एरिया जो अलॉटेड एरिया है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे किस तरह लगाए जाए, जैसे कि हम M9 के ऊपर 1 बीघा 752 स्क्वायर मीटर में लगभग 200 पौधा लगा सकते हैं। उसमें चाहे उसको डिलीशियस पे लगाते हैं या गाला सीरीज़ में लगाते हैं, पॉलिनाइजर पे लगाते हैं, तो उसका जो महत्व है कि दूसरी साल से वो फूल आ जाते हैं, फ्रूट आ जाते हैं, जिससे जो नई खेती करने से पैसा जल्दी आता है और वो जब गुणवत्ता वाला पैदा किया जाता है तो उसका भाव भी अच्छा होता है। तो इससे जो ट्रेडिशनल खेती थी उसमें 15 साल का वेटिंग पीरियड था और 15 साल के बाद फल तोड़ते थे, बेचते थे और वो सस्ते भी बिकते थे। और जितना भी विश्व में सेब की खेती की जाती है वहाँ सघन खेती पे हैं, 1972 में आ गए हैं। और हमारा हिमाचल अब 2013 के दशक से सघन खेती में आया है। और मैं सभी युवाओं को, सभी बागवानों को ये संदेश देना चाहूँगा कि हमारा जो अगला ध्येय है सघन खेती है। सघन खेती में परिवार वाले कार्य कर सकते हैं और पेस्टिसाइड कम लगता है, फंजीसाइड कम लगते हैं और फर्टिलाइज़र कम लगता है, सभी चीज़ें कम लगती है और प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, इनकम ज़्यादा होती है। और पढ़े लिखे बागवान अगर इसमें आए तो इसका ट्रेनिंग, प्रूनिंग सिस्टम, लेआउट सिस्टम अच्छी तरह समझ सकते हैं। धन्यवाद। तो ये हमने बताया सघन खेती क्या होता है और सरकार का भी सपना है कि किसानों की आय 2022 तक दुगनी हो। और ऐसे में जो नए नए तकनीक हैं, जो वैज्ञानिक तरीके हैं, उन्हें अपनाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न मेरा ये है कि जब हम जैविक खेती की बात करते हैं तो उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि गुणवत्ता कैसी है आपकी मिट्टी में। तो कैसे जाने मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में, पोषक तत्व कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है, किन की ज़रूरत को पूरा करना है? कौन बताएगा इसका जवाब? एक ही हाथ खड़ा हुआ है, 2। अच्छा, यहाँ से कौन जवाब देना चाहेगा महिलाओं में से? मुझे लगता है सारे कप हमारे ये पुरुष किसान ही ले जाएंगे। जी आप बताइए, आपका क्या जवाब है? अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम राजकुमार है, मैं गवास गांव का रहने वाला हूं। जैसे कि हमें ज़मीन पे फसल उगानी है तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारी ज़मीन में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स और पौष्टिक तत्व उसमें मौजूद हैं। तो जब तक हमें वो नहीं पता होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहले हमें अपनी ज़मीन का सॉइल टेस्ट कराना चाहिए, और जो कि KV के दायरे में हो जाता है। तो वहाँ पर सॉइल का टेस्ट करा के हमें पता लगेगा जैसे 16 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो उनमें से कौन से अवेलेबल है और कौन से नहीं है। तो अलग अलग फसल के लिए अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल रिक्वायर्ड होते हैं। तो हमें पता लग जाएगा कि हमारी सॉइल में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है और उस हिसाब से हमारी क्रॉप के लिए कौन कौन से रिक्वायर्ड है। तो जिसकी डेफिशिएंसी होगी वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं और जो रिक्वायर्ड अमाउंट में है उसको हम नहीं देंगे। जी आप क्या करते हैं? जी मैं B.Tech का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, स्टूडेंट खेती भी करते हैं? हाँ बेसिकली। चलिए तालियां हो जाए भाई इनके लिए। कप मिलेगा बाद में, लेकिन उससे पहले तालियां हो जाए। जैसे कि बहुत सारे पढ़े लिखे हमारे किसान हैं यहाँ पर। यहाँ से एक और हाथ खड़ा हुआ था। जी आप बताइए। जोगिंदर सिंह, मैं बागी गांव का रहने वाला हूँ। आगे आ जाए।
वैसे सॉइल टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, हमें पोषक तत्वों के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है, हम जिस मिट्टी में बागवानी कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें और हमारे प्लांट के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। तो इसके लिए सॉइल टेस्टिंग कर सकते हैं। हमारे चौरा वैली सोसाइटी में भी सॉइल टेस्टिंग लैब लगी है और हमारे KVK में भी है, सॉइल टेस्टिंग कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम जिस न्यूट्रिशन की हमारे प्लांट को ज़रूरत है तो उस हिसाब से हम न्यूट्रेंट दे सकते हैं, फर्टिलाइज़र वगैरह दे सकते हैं। और हमारी मेनली सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर का पता होना ज़रूरी है। अगर ऑर्गेनिक मैटर है आपके जैविक खेती के लिए मेन वही मैटर करता है। अगर आपके जैविक मैटर अच्छा है तो आपके माइक्रोबायल एक्टिविटी बैलेंस रहती है सॉइल में और सॉइल आपकी लाइव रहती है। लाइव सॉइल में आप अच्छी खेती कर सकते हैं, तो न्यूट्रेंट भी उसमें बैलेंस रहते हैं। मेनली न्यूट्रेंट आपकी सॉइल में है भी है लेकिन आपका प्लांट नहीं ले पाता है, तो वो लेने के लिए आपका सॉइल का स्ट्रक्चर बराबर होना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, तो आप भी अपनी जगह बैठ सकते हैं, इनके लिए भी तालियां बज रही हैं। और कौन जवाब देना चाहेगा? 2 जवाब हमारे। जी जी, आइए आइए, आप आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, यहाँ आ जाइए। जी, अपना नाम बताएं। गुरुनाथ चौहान बटवाड़ी से। जी बताइए। जब तक मिट्टी की टेस्टिंग ना हो उसके बगैर तो किसी तरह से किसानों को पता लग नहीं सकता है कि भाई हमारी मिट्टी में कौन से गुण है कौन से नहीं है। तो इसका एक सादा सा यही उत्तर है कि जब तक हम लेबोरेटरी में मिट्टी की टेस्टिंग को नहीं करते हैं तब तक किसी को दूसरा कोई तरीका नहीं हो सकता। जी, आपने करवाई अपनी मिट्टी का टेस्ट? मैंने तो नहीं करवाया जी। आप करवाएंगे? करवाना चाहते पर जो लैब है माने जाने की सुविधा और फिर जिस तरह से वो मिट्टी ले जानी पड़ती है इस पर भी मेरा डाउट है। अच्छा, जिस तरह से इस मिट्टी को टेस्ट करना पड़ता है कि पूरे प्लॉट से कई जगह से बहुत सारी मिट्टी। चलिए, इन्हें थोड़ा आपको ये नहीं पता कि सैंपल कैसे बनाया जाए। चलिए ठीक है, हम विशेषज्ञों से भी हम जानेंगे। और कोई महिला यहाँ से जवाब देना चाहेंगी? चलिए, अब हम विशेषज्ञों के पास चलते हैं। और एक जो किसान थे उनका ये कहना कि उन्हें ये नहीं पता चल पाता कि सैंपल कैसे बनाए मिट्टी का। इसका भी हम जवाब अपने विशेषज्ञों से लेंगे। तो मैं चाहूँगी सबसे पहले बताएं किसे मिलना चाहिए किसान कब? तीनों बागवानों ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि मिट्टी की जांच क्यों आवश्यक है। लेकिन जो पहले नंबर के बागवान थे मिस्टर राजकुमार, मैं समझता हूँ कि किसान कब के वो असली हकदार हैं। राजकुमार जी के लिए तालियां हो जाए। तो राजकुमार जो कि बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं, साथ ही साथ खेती किसानी से भी जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, आप आगे आ जाइए। और राजकुमार जी के लिए ये है किसान कप। और हम आशा करते हैं कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं इसका इस्तेमाल भी आप कृषि में करेंगे। और मैं चाहूँगी अपने विशेषज्ञों से कि इसका जवाब दें। और किसान का जैसा कहना था कि उसे पता नहीं सैंपल कैसे बनाए, इस वजह से वो टेस्टिंग नहीं करवा पाए, तो इसके बारे में बताएं। बागवान भाइयों, जब भी हम कोई नई फसल अपनी ज़मीन में लगाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उस मिट्टी में कौन से तत्व उपलब्ध हैं, क्योंकि वही तत्व जो हैं वो हमारी फसलों को मिलेंगे, हमारे फलदार पौधों को मिलेंगे। जब तक हम मिट्टी की जांच नहीं करवाएंगे तो हमें ये नहीं पता लग पाएगा भी कौन सी मात्रा में, कितनी मात्रा में कौन कौन से तत्व उपलब्ध हैं। तो मैं तो बागवानों को यही सलाह दूंगा कि अपने बगीचों के मिट्टी की जांच जो है वो अवश्य करवाएं। और ये मिट्टी की जांच हमारे कृषि विज्ञान केंद्र रोडू, जो विश्वविद्यालय का कृषि विज्ञान केंद्र है, और दूसरा संधासू में एक सोसाइटी बनी है, वहाँ पे मिट्टी की जांच जो है जो आजकल की जा रही है। जी, सैंपल कैसे बनाए मिट्टी का, क्योंकि ये किसान की ये भी समस्या थी कि सैंपल नहीं समझ पाते। हमारे एक बागवान साथी ने जानना चाहा है कि मिट्टी का सैंपल कैसे लें, तो उसमें मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि जिस भी ज़मीन में हमें अपना बगीचा लगाना है उस ज़मीन के 3-4 जगह से, चारों डायरेक्शन से और एक बीच में से 4-5 जगह से जो है वो मिट्टी का सैंपल जो है वो हमारे को लेना पड़ेगा। और सैंपल कैसे लेना है कि ऊपरी जो सतह है उसको लगभग 6 इंच जो है वो हमें हटाना है और नीचे से मिट्टी लेनी है। और ये जब हम 4-5 जगह से मिट्टी ले लेंगे तो उसे इकट्ठा करके एक जगह इकट्ठा करना और अच्छी तरह से उसको मिलाना है। फिर उसके 4 भाग बनाने हैं। जो आमने सामने वाले 2 भाग हैं उनको बाहर निकाल देना है और जो बचे हुए 2 भाग हैं उनको दोबारा से मिलाना है। जब वो दोबारा से मिल जाएंगे तो फिर से उस मिट्टी के ढेर के 4 भाग बनाइए और दूसरी दिशाओं वाले 2 भाग निकाल दीजिए और जो बचे हुए जो 2 भाग हैं उनको अच्छी तरह से मिलाइए। और जब
हमारे पास लगभग आधा से पौना किलो मिट्टी रह जाएगी। उसको कपड़े की थैली में डालकर प्रयोगशाला में ले जाकर हम उसकी जांच करवा सकते हैं। जी बिल्कुल, तो बहुत अच्छे से विस्तार में जानकारी दी और सैंपल जो बनाने की समस्या रही दिखाई दी थी किसान की तरफ से, मुझे लगता है वो भी अब नहीं रहेगी। और इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया है किसान प्रश्न मंच में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, विशेषज्ञ विस्तार से जानकारी देंगे। और अब हम देखेंगे ब्रेक के बाद कि हमारी महिलाएं कितने कप यहाँ से जीत कर ले जाती है। एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक फोन कर डॉक्टरों से करिए सीधी बात। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। सुंदर रूप रंग आकार दें, स्वप्न करें साकार। स्वच्छ रख पंचतत्व को, धरा का करे विकास। देखिए प्रकृति की ओर हर गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है किसान प्रश्न मंच में। और आज हम पहुंचे ग्वास गांव में, जो कि शिमला से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। और ग्वास गांव में ऑर्गेनिक यानी जैविक तरीके से सेब की खेती होती है। तो इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न हमने ब्रेक से पहले पूछे, लेकिन यहाँ की खासियत एक और भी है। यहाँ पर लाल चावल किया जाता है, लाल चावल की फसल ली जाती है। तो अगला जो मेरा प्रश्न है लाल चावल की फसल से जुड़ा हुआ है। लाल चावल के गुण क्या है, कौन बताना चाहेगा? अरे वाह, इस बार तो बहुत सारी महिलाओं ने हाथ खड़े किया, पुरुषों की तरफ से एक भी हाथ नहीं खड़ा हुआ। चले पहले यहाँ से शुरुआत करते, 2-3 हाथ दिखाई दिए मुझे यहाँ से। जी, लाल चावल के गुण क्या हैं? मेरा नाम बबीता मुखिया है, मैं ग्वास ग्राम पंचायत की प्रधान हूँ। जी, जो ये हमारे लाल चावल है इससे बहुत फ़ायदे हैं। एक तो इसको पतीले में बनाया जाता है, जिससे वो जो ऊपर से निकलता है उसको पीच बोलते हैं हम, वो छोटे बच्चों को दिया जाता है। अच्छा। जो बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद है, ताकतवर है। और लाल चावल से शुगर से भी मुक्ति है। अच्छा। मिलती है। और ये शुगर फ्री होता है क्या? हाँ जी। अच्छा। हाँ जी, शुगर फ्री है। और ऐसे बहुत सारे चीज़ें मिलती है। कुछ और 2 हाथ यहाँ से खड़े हुए थे, अपना नाम बताएं। मेरा नाम है बिरमा, मैं पंचायत सचिव ग्राम पंचायत ग्वास से हूँ। ये आपने प्रश्न पूछा है लाल चावल की गुणवत्ता। ये लाल चावल जो है हमारी अपने उगाई हुई फसल है, प्राकृतिक। और मैंने सुना औरतें ज़्यादातर इसमें काम करती हैं, महिला के। हाँ जी, खुद अपने हाथ से उगाई हुई फसल है। इसमें केमिकल वगैरह मार्केट से जो चावल आता है हमारे, उसमें ज़्यादातर केमिकल पाए जाते हैं। ये बिल्कुल केमिकल फ्री है। इसकी गुणवत्ता ये है कि इसको ये जो चावल है ये हमारे गर्भवती महिला को जब प्रेगनेंसी होती है तो उस समय खाने को दिए जाते हैं। तो बहुत ही फ़ायदेमंद और लाभकारी होता है ये चावल। और दूसरा ये इसका गुण ये है कि जो 6 माह से ऊपर के बच्चे हैं, शिशु, जब वो खाना स्टार्ट कर देते हैं तो अगर ये चावल के तो पतला बनाकर अगर उन बच्चों को देते हैं तो बच्चों के लिए भी बहुत ही लाभकारी है। तीसरा ये कि इससे बादी नहीं होती है। बादी से भी ज़्यादातर लोग परेशान रहते हैं। जो मार्केट से जो चावल आता है यदि वो खाते हैं तो उससे ज़्यादातर बादी या गैस्ट्रिक वगैरह होती है। स्वास्थ्य से जुड़े और बहुत सारे फायदे। हाँ जी, बहुत सारे फायदे हैं। एक और हाथ यहाँ से खड़ा हुआ था। जी भाई, तालियां बजा दें इनके लिए भी, बहुत अच्छा जवाब दिया है। जी आ जाइए। यहाँ से पुरुषों की तरफ से एक हाथ खड़ा हुआ था दोबारा। जी, मेरा नाम जिकी चौहान और मैं लाल चावल पे आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे रेड राइस होता है और
ये चावल सिर्फ यहीं पे पाया जाता है मेनली। वैसे तो हिंदुस्तान के बाकी कोनों में भी मिलता है, लेकिन यहाँ के जो चावल की लाल चावल की खासियत है कि तो ये शुगर फ्री है और इसमें कार्बोहाइड्रेट वगैरह काफ़ी ज़्यादा रहता है और इसमें लगभग 10 से 12 माइक्रो न्यूट्रेंट्स और भी न्यूट्रिशन है, जिंक, आयरन वगैरह काफ़ी ज़्यादा, आयरन इसमें काफ़ी मात्रा में रहता है जो कि हमारे सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ जो चावल पैदा किया था उसके लिए जो सिंचाई के लिए पानी उपयोग किया जाता है वो यहाँ के हायर एल्टीट्यूड वाले जंगलों से जो पानी आता है, वहाँ पे जड़ी बूटियाँ होती हैं, वहाँ से जो पानी निकलता है उससे जब इनकी सिंचाई होती है तो ये और भी ज़्यादा आपके लिए न्यूट्रिशनली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और हेल्थ के लिए एक मेडिसिन का काम करता है। और ये चावल जो है यहाँ पे जो पैदा हो रहा है रेड राइस, इसको पेटेंट भी किया गया है। अच्छा। और इसकी प्राइस वैल्यू मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। ये 300 रुपये किलो यहाँ पे बिकता है, वैसे 400 रुपये किलो यहाँ पर इस प्राइस की वैल्यू है मार्केट प्राइस। यही होता है, ये यहीं पर होता है। मेन खासियत इसकी यहाँ की है कि ये पहाड़ों से जो पानी आ रहा है उससे जो सिंचाई हो रही है उससे जो न्यूट्रिशन या मेडिसिनल वैल्यू जो उसकी प्लांट को मिलती है उसकी वजह से उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी हाई है और मेडिसिन का काम करता है। इनके लिए भी तालियां हो जाए। और कोई यहाँ से जवाब देना चाहेगा महिलाओं में से? चलिए कोई बात नहीं, 2 महिलाओं ने यहाँ पर हिम्मत की है। मैं आशा करती हूँ कि अगले प्रश्न में और हाथ खड़े होंगे। चलिए एक और हाथ खड़ा हुआ है, उनके पास भी चले जाएं। बताइए, अपना नाम बताएं। जी, मैं रितेश कुमार पेजा गांव का निवासी हूँ। मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस गांव में भेजा है। पेजा गांव एक प्रदेश भर में फेमस गांव है जो कि लाल चावल के लिए बहुत ही फेमस है, जो कि आज जो कि पेटेंट भी हो चुका है और 400-500 रुपये पर केजी तक बिक जाता है। तो पुराने ज़माने से ही ये बहुत ही मतलब अच्छा मानते हैं बुजुर्ग लोग इसको और काफ़ी औषधियों का भी काम करता है। जी जी जी। तो जहाँ तक वैज्ञानिकों का मानना है वो तो बिल्कुल शुगर फ्री है और प्रोटीन भी काफ़ी मात्रा में है। तो हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनके पास चलते हैं। 4 जवाब अभी हमने देखे कि 4 जवाब दिए हमें किसानों ने। जी, आप चाहेंगे किसे किसान कब दे, क्या बताना चाहेंगे आप? जी, हमारे पास 2 महिलाओं के और 2 युवाओं के जवाब आए हैं लाल चावल को लेकर। जो चारों ही जवाब हैं वो बहुत ही विस्तार से दिए गए हैं, तो मेरे हिसाब से ये एक टाई है। तो दूसरे नंबर पे जिन महिला ने ये जवाब दिया है और युवा जो हमारे पहले नंबर के थे, उन दोनों को ही ये किसान प्रश्न ये कप मिलना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि महिलाओं ने हिम्मत की है। आप बताइए कि एक हम कब देंगे? एक ही विजेता हो सकता है, विजेता तो एक ही होता है। ठीक है, चलो ये एक पहला क्वेश्चन है इस एपिसोड में जिसका जवाब महिलाओं ने बहुत अच्छे से दिया है और उन्होंने काफ़ी जो लेडीज़ को लेकर इसकी इंपॉर्टेंस है उसको बहुत ही विस्तार पूर्वक समझा है। तो मैं चाहूँगी जो दूसरे नंबर की महिला है उनको ही ये कप उपहार में दिया जाए। पहले ही जवाब में महिला कप ले गई है और भी लोग हाथ खड़े कीजिए, जवाब दीजिए। ये आपके लिए किसान कप। और आशा करते हैं कि जो आपने जानकारियां दी हैं और जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं वो भी इस जानकारी से लाभान्वित हुए होंगे। आप अपनी जगह पर जा सकते हैं। तो अभी हमने जवाब जाना इसका और मैं विशेषज्ञों के पास चलूँगी और उनसे जानना चाहूँगी कि इसका विस्तार से और जवाब क्या होगा, क्या आप जानकारी देना चाहेंगे? जी, जैसे कि बताया गया है प्रश्नों में के उत्तर में कि ये एक ट्रेडिशनल क्रॉप है यहाँ पे। तो एक बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगी कि एक एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज़ एंड फार्मर्स राइट। इस एक्ट के अंतर्गत यहाँ पेजा का जो लाल चावल है रेड राइस वो पेटेंट या रजिस्टर्ड हो चुका है। ठीक है, तो ये यहाँ की एक क्षेत्र की एक खासियत है। दूसरा जो इसकी इंपॉर्टेंस की बात की गई है तो ये बहुत ही मिनरल्स और विटामिन्स में बहुत रिच है। जैसा कि बताया गया है ये शुगर फ्री भी है। और एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगी, जो हमारा नॉर्मल चावल है सफ़ेद चावल, उसके कंपैरिजन में इसमें जो बीमारियाँ और कीट लगते हैं वो ना के बराबर है। जी बिल्कुल, तालियां हो जाए। तो अभी हमने लाल चावल से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा और क्योंकि यहाँ पर सेब की खेती से भी बहुत सारे किसान जुड़े हुए हैं, बाग हैं बहुत सारे किसानों के, तो अगला मेरा प्रश्न ये है कि खेत की आप जो सेब की खेती करते हैं उससे और अधिक लाभ कैसे कमा सकते हैं और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं कि जो आपका सेब का बाग है तो जो सेब से तो आमदनी होगी, इसके अलावा और कौन से तरीके हो सकते हैं? कौन जवाब देना चाहेगा? वही पुराने हाथ खड़े हो रहे हैं। मुझे लगता है बहुत सारे किसान हैं जो यहाँ पर सेब की खेती करते हैं। जी, महिलाओं में से कौन जवाब देना चाहेगा? हाथ खड़ा कीजिए, कौन जवाब देना चाहेगा? अच्छा, एक हाथ यहाँ से, पीछे से भी एक नया हाथ खड़ा हुआ था। जी जी ठीक है। और महिलाओं में से भी मैंने देखा कि इन्होंने हाथ खड़ा किया लेकिन शायद शर्मा गई हैं। बाद में चलेंगे। जी आप बताइए, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम ईश्वरदेव शर्मा है, मैं रिटायर्ड BTO। बेतालियां हो जाए इनके लिए। मैडम, ये जो बगीचे हमारे लगे हैं, जब इसकी प्लांटेशन हुई, अब तो ये जो रूट स्टॉक की वैरायटी चली है अलग है। जो पुराने किस्म के जो सेब चले उसके बीच हम मटर की खेती करते हैं।
उससे बहुत पैसा कमाते हैं। आजकल आप जाएंगे खेत में, बगीचों में जाएंगे, जो छोटे प्लांट्स हैं उसमें इतना मटर है लोगों ने पैदा किया, हज़ारों रुपए का मटर बेचते हैं और उसमें मिनरल्स बहुत सारी पैदा की जा सकती है। और इसमें जब तक प्लांट बड़ा नहीं हुआ, जब तक बड़ा प्लांट नहीं हो तब तक इसमें बहुत सारी क्रॉप्स को मिक्स करके बीजा जा सकता है। और फिर इसके बीच बगीचों में हम घास भी बीजते हैं जो उसको काट कर गौओं के काम आता है, उसके लिए होता है, तो चारा के लिए भी वो किया जाता है। इसलिए बहुत सारी वो है जिससे उसे कमाते हैं। जी, एक और वहाँ से हाथ खड़ा हुआ था, उनके पास भी चलते हैं, देखते हैं वो क्या जवाब देते हैं इसका, कि जो बाग तो है ही, बाग के साथ और कौन कौन सी क्रियाएं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं जिससे आमदनी। मेरा नाम संजीव शोंगी, मैं देवीधार का रहने वाला हूँ। जैसे कि हाई डेंसिटी पर है, इस प्लांट के साथ साथ ही हम सब्जियां तैयार कर सकते हैं, दालें तैयार कर सकते हैं। इसके बीच की जो हमारी जो खाली पोर्शन होता है उसमें हम जो है, जब तक हमारे पास प्लांट फसल नहीं देता तब तक हमारे इस पर सब्जियां तैयार करके हम उस तरीके से हम प्रोडक्शन में जो है काफ़ी वो करते हैं और उससे हमारे जो है इनकम सोर्सेज जो है तैयार चले रहेंगे। जी जी, और कौन जवाब देना चाहेगा इसका? और यहाँ से महिलाओं में से कौन जवाब देना चाहेगा? यहाँ से एक मैंने हाथ देखा था कुछ देर पहले, खड़ा हुआ फिर नीचे कर लिया। जी, आपने हाथ खड़ा किया था शायद। जी चले कोई बात नहीं। महिलाएं देखिए, अभी भी समय बाकी है, अभी भी प्रश्न है, मैं चाहूँगी कि आप भाग लें इसमें। और यहाँ से जी चलिए आप बताइए। जैसे जो सेब के पेड़ होते हैं उनमें हम मिनिमम डिस्टेंस एटलीस्ट 10 फीट का रखते हैं, तो काफ़ी सारा हमारे पास स्पेस बच जाता है उनके बीच में। जब प्लांट छोटा होता है तो हम उसमें काफ़ी चीज़ें उगाते हैं, जैसे राजमा उगाते हैं, मटर उगाते हैं, आलू उगाते हैं, गोभी उगाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम उगा देते हैं, क्योंकि जब तक प्लांट छोटा है तब तक सब्जियाँ उसमें आराम से सारे न्यूट्रिएंट्स ले सकती है। फिर जब प्लांट बड़ा हो जाएगा तब थोड़ा हम कम कर लेते हैं। जी ठीक है, 3 जवाब यहाँ पर मिले और मैं विशेषज्ञों के पास जाऊंगी और देखते हैं कि, क्योंकि जवाब तो सभी किसानों ने बहुत अच्छे दिए हैं, लेकिन इसमें से किसे किसान कब दिया जा सकता है, किसका सबसे अच्छा जवाब है। जी, तीनों ही बागवानों ने बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया है। मुझे लगता है जिन्होंने दूसरे नंबर पर जवाब दिया है उन्होंने बहुत ही सटीक जवाब दिया है, तो वो हमारे इस किसान कप के हकदार हैं। तो दूसरे नंबर पर जिन्होंने जवाब दिया था उन्हें मिलता है किसान कप। तालियां हो जाए इनके लिए। तो हमारे ये किसान जिन्होंने बहुत विस्तार से बताया कि क्या इसके लाभ हो सकते हैं, कैसे कैसे और फसलें ले सकते हैं, आपके लिए किसान कप। जी, आप अपनी जगह पे जा सकते हैं। और मैं अपने विशेषज्ञों से अब जानना चाहूँगी कि इसके बारे में विस्तार से बताएं। जिससे जो हम अपने बगीचे में सेब के बगीचे में पौधों के बीच में जो हम क्रॉप लगाते हैं उसको हम इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। तो इसमें हम मटर लगा सकते हैं, आलू लगा सकते हैं और बाकी चीज़ें लगा सकते हैं, जैसे घास भी लगा सकते हैं। तो इसका एक और फ़ायदा है, जैसे ये हमारी दालें हैं या मटर है, ये हवा में से नाइट्रोजन की फिक्सेशन करता है और ये हमारी ज़मीन में और नाइट्रोजन को फिक्स करता है, जो कि हमारी ज़मीन की उर्वरकता शक्ति को बढ़ाता है। और जैसे अगर हम हम अपनी फसल को लेने के बाद अगर हम इसी फसल के पौधे को ज़मीन में डाल दें तो यह हमारी ऑर्गेनिक कार्बन को भी इसमें बढ़ाता है। तो इस तरह से ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और किसान सेब के बगीचे के साथ साथ और भी इनकम प्राप्त कर सकता है। जी बिल्कुल। तो जैसे एक कहावत सुनी, आम के आम गुठलियों के दाम, तो यहाँ पर कह सकते हैं सेब के सेब और अन्य फसलों से दाम। चलिए तालियां हो जाए इस जवाब के लिए भी जो विस्तार से जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। और क्योंकि हम मिट्टी की गुणवत्ता की बात कर रहे हैं और फसलों में कीट ना हो, बीमारियां ना लगे और हमें अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की भी बात करते हैं, यानी एकीकृत तरीके से कैसे हम जो कीट या बीमारी हैं उनका प्रबंधन करें, कौन कौन से अलग अलग तरीके, जो रसायनों का भी बैलेंस इस्तेमाल हो और इसके अलावा जो जैविक तरीके हैं उसे कहते हैं हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो ये कैसे किया जा सकता है, कौन हमें इसके बारे में जवाब देना चाहेगा? कुछ नए हाथ दिखाई देंगे यहाँ से? और कौन कौन जवाब देना चाहेगा इस सवाल का? जो भी सही जवाब देगा उसके लिए तालियां बजेंगी और उसे कप मिलेगा। चले यहाँ से हमारे पुराने ये एक और किसान है जिन्होंने इससे पहले भी जवाब दिया था, उन्हीं से ले लेते हैं जवाब। जी आप बताइए कि जो हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं वो क्या होता है? मैडम, एक तो मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे हमारी प्लांटेशन है, हम उसको ऑर्गेनिकली जो हमारे कीटनाशक है, मेन जो हमारी यहाँ पे दिक्कत आ रही है वो आ रही है रूट बोरर की। रूट बोरर जो है पूरे का पूरा बगीचा हमारा ख़त्म कर देता है और हमें इस बात का पता भी नहीं चल पाता, जब तक पेड़ टेढ़ा ना हो जाए या गिर ना जाए तब तक हमें उस चीज़ का बोध नहीं होता, जो अभी जागरूक बागवान नहीं है। इसके लिए सबसे अच्छा तो मैं चाहूँगा कि हम जैसे सेबों के बीच में हम लहसुन को लगाएं। लहसुन क्या करती है,
इसमें सल्फर होता है और इसकी गंध से जो है कीड़े पर हम ऑर्गेनिकली और नेचुरली थोड़ा सा कंट्रोल हम इसमें कर सकते हैं। और दूसरा मैं बागवान भाइयों को एक विधि बताना चाहता हूं जिससे हम रूट बोरर पर नियंत्रण पा सकते हैं आपका ऑर्गेनिकली। इसके लिए 10 लीटर गौमूत्र, आधा किलो लहसुन, आधा किलो हरी मिर्च और आधा किलो तंबाकू मिले, उसको पीस के 10 किलो जो हमने गौमूत्र उबाला है उसमें ये सब चीज़ें डाल के और उसमें आधा केजी ये 40 ग्राम नीम ऑयल का प्रयोग हम कर सकते हैं। उसको हम 3 दिन तक ठंडे होने के लिए रख सकते हैं। 3 दिन के बाद हम एक ड्रम में 4 लीटर या 5 लीटर उसका उपयोग करके और उसकी जड़ों में हम सेब की जड़ों में डाल सकते हैं। इसका रिजल्ट इतना पॉजिटिव पाया गया है कि जो हमारा केमिकल नहीं कर सकता वो ऑर्गेनिक तरीके से हम इन पेस्टिसाइडों में कंट्रोल पा सकते हैं। बहुत अच्छे विस्तार से आपने इसका जवाब दिया, तालियां हो जाए इनके लिए। तो हम बात करें कि एकीकृत पेस्ट मैनेजमेंट यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, इसके बारे में और कौन जवाब देना चाहेगा? यहाँ से भी मैंने कुछ देर पहले देखा था, एक हाथ खड़ा हुआ था। जी आप बताइए क्या होता है? आपका हाथ देखा था मैंने, खड़ा हुआ था। अपना नाम बताएं। अमीन जी। अमीन जी बताइए। नीम ऑयल का भी हम उपयोग कर सकते हैं इसमें। जी, और कोई जवाब देना चाहेगा इसके बारे में? और कोई किसान? चलिए कोई बात नहीं, अभी मुझे लग रहा है कि इस प्रश्न का जवाब किसानों को इतने अच्छे से पता नहीं है, तो यहाँ से एक हाथ खड़ा किया था इन्होंने। जी बताइए। अभी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में हम ऑर्गेनिकली अगर देखें तो हम फोरेमोन ट्रैप यूज़ कर सकते हैं, लाइट ट्रैप यूज़ कर सकते हैं और नीम ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें पेस्ट को कंट्रोल करती हैं। नीम ऑयल से आपका क्या कि लेडी बर्ड रहता है, लेडी बर्ड कहते हैं, तो वो आपका फ्रेंडली इंसेक्ट रहता है, वो आपके सारे जो भी आपके एफिड्स वगैरह उनको खाता है, तो उसकी पॉपुलेशन नीम ऑयल से बढ़ती है और आपके जो हानिकारक कीड़े हैं उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में होती है नीम ऑयल से। और फोरेमोन और लाइट ट्रैप से भी आपका बहुत ज़्यादा 95% तक कंट्रोल होता है। इससे आपका पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड की जो आपकी मात्रा है वो कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। तो इस तरह से आप कम उसमें पेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो 3 जवाब यहाँ भी मिले और मैं तालियां अपने आप ही बच गई। मैं विशेषज्ञों के पास चलती हूँ और उनसे जानते हैं कि इस प्रश्न का सबसे अच्छा जवाब किसने दिया है, किसे दें हम किसान का? जी, इस प्रश्न का सबसे विस्तृत जवाब जो है वो 3रे नंबर के युवा ने दिया है। तो मैं चाहूँगी कि ये प्रश्न कप उन्हीं को ही दूसरी बार कप लेकर जा रहे हैं और देखिए यहाँ से अभी एक ही कप अभी जीता गया है महिलाओं की तरफ से। आगे आ जाइए आप। तो ये है आपके लिए किसान कप, दूसरा कप आप लेकर जा रहे हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। और अब मैं अपने विशेषज्ञों के पास चलूँगी और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो हम कह रहे हैं एकीकृत तरीके से, वो क्या होता है। मैं अपने विशेषज्ञों से चाहूँगी कि इसके बारे में विस्तार में जानकारी दें। जी, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या एकीकृत कीट तथा बीमारी प्रबंधन पहले तो है क्या? रसायनों के अलावा जो केमिकल्स आप खादें या फंजीसाइड्स, कीटनाशक वगैरह यूज़ करते हैं, इसके अतिरिक्त आप किन तरीक़ों से कीटों का तथा बीमारियों का प्रबंधन कर सकते हैं? हमारे जो युवा ने यहाँ जवाब में सबसे अच्छा उदाहरण दिया था रूट बोरर का, तो वो एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है जिसमें प्याज तथा लहसुन की खेती के बारे में एज अ इंटरक्रॉप बताया गया है। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब है कि आप ऑर्गेनिक भी करें और जब आपके पास कोई विकल्प ना रह जाए तो एंड में आप रासायनिक खादों की तरफ जाएं। अब जैसे कि हमारे जवाब में बताया गया था कि फेरोमोन ट्रैप्स होते हैं इंसेक्ट्स को रोकने के लिए, तो वो यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का काम करता है। उसी तरह से बीमारियों को रोकने के लिए भी कुछ ट्रैप क्रॉप्स, जैसे आपने सुना हो, जैसे हम गेंदे का फूल लगाते हैं, लहसुन लगाते हैं क्योंकि वो सल्फ़र रिलीज़ करता है, इसी के साथ हम प्याज भी लगाते हैं। तो ये सारे हमारे एक तरह से नॉन होस्ट का काम करता है। नॉन होस्ट का मतलब होता है कि कोई बीमारी अगर सेब को ही अफेक्ट करती है तो कुछ ऐसी हम सब्जियां या कोई और फसलें हम बीच में लगाएं जो एक नॉन होस्ट का काम करे, यानी कि उस बीमारी वो उस क्रॉप पे ना आए, तो इसलिए उसको खाने के लिए भोजन नहीं मिलता है और वो मर जाती है। तो बिल्कुल बहुत अच्छे से जानकारी दी और मुझे लगता है कि अब इस जो सवाल का आपको बहुत अच्छे से ज्ञान हो गया होगा कि क्या होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। बिल्कुल सही जवाब लगा आपको, इनकी तरफ से जो जानकारी दी गई, लाभ होगा आपको इसका। और इसी के साथ ही वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद किसान प्रश्न मंच में फिर हाजिर होंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम किसानों से कुछ और प्रश्न करेंगे, यहाँ के हिसाब से कौन कौन सी और फसलें ली जा सकती हैं, कैसे उसका और उचित प्रबंधन किया जाए, तमाम प्रश्न होंगे और जो अच्छा जवाब देगा, बेहतर जवाब देगा, उसे मिलेगा किसान का। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की
हर बात का ख्याल। कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। ब्रेक के बाद किसान प्रश्न मंच में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो अब हम कार्यक्रम के लगभग अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ प्रश्न है, कुछ कप हमारे अभी बचे हुए हैं और हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान है उनकी भागीदारी कार्यक्रम में हो। तो अगला प्रश्न मेरा ये है कि यहाँ के हिसाब से, आपके क्षेत्र के हिसाब से कौन कौन सी विदेशी सब्जियाँ यहाँ पर ली जा सकती है जिनका बाजार में भाव भी अच्छा मिलता है? कौन कौन जवाब देना चाहेगा इसका? जी, यहाँ से कुछ हाथ मुझे दिखाई दे रहे, कौन जवाब देना चाहेगा? अरे वाह, एक साथ दो। नहीं, हम दोनों से ही हम पूछेंगे। जी, पहले आप बताइए। जी, सलाद पत्ता, ब्रोकली और शिमला मिर्च पीली। अच्छा, ठीक है। आप बताइए, आप क्या जवाब? जी, नाम बताइए अपना। परमिला। जी, बताइए। ब्रोकली, शिमला मिर्च लाल हरी होती है और सलाद पत्ता। अच्छा, शर्मा क्यों रही है इतना? यहाँ से कौन जवाब देना चाहेगा पुरुषों में से? हमारे जो अन्य किसान हैं, और यहाँ से कुछ, आप तो सभी खेती करते हैं, खेती से जुड़े सवाल हैं, ये शर्मा क्यों रहे हैं? ये किसान प्रश्न मंच है, यानी आपका मंच है, तो आपको इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। जी, कौन जवाब देना चाहेगा इसका? कौन से और एग्जॉटिक जो सब्जियां हैं या फिर विदेशी सब्जियां यहाँ पर ली जा सकती हैं? चलिए आप बताइए, नाम बताइए अपना। मेरा नाम त्रिलोक ठाकुर है, जटौड़ी गांव से हूँ। सेब के अलावा बहुत सारी हम और खेती भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी खेती यहाँ पे मटर है। मटर कैश क्रॉप बन सकती है। मटर न्यूजीलैंड सीड आता है, वो अभी मैंने कुछ दिन पहले मैंने अपने खेत में प्रोडक्शन की, जो कि मेरे अपने ही खेत में 30 रुपये पर केजी यहीं मेरे से खरीद दिया गया, और उसकी डिमांड बेंगलोर में सबसे ज़्यादा है। मैं किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ, अगर न्यूजीलैंड मटर बेस्ड खेती कर दिया जाए तो इससे में, और एक बीन्स की बहुत डिमांड रहती है। बीन्स की इतनी डिमांड रहती है कि उसमें भी बहुत अच्छा पैसा, हम बगीचों में भी तैयार कर सकते हैं। जो नई प्लांटेशन है उसमें भी हमें तैयार, उसमें एक फ़ायदा है कि उसमें हमारे प्लांट्स में न्यूट्रिशन मिलेगा, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा, पहले जो डॉक्टर साहब ने भी कहा, जिसे हमारे पौधों में नाइट्रोजन मिलेगी। उससे में अगर हम खेती में मटर बीजे तो उसमें नाइट्रोजन हमारे प्लांट्स को मिलेगी, ग्रोथ और इनकम भी बढ़ेगी, साथ साथ प्लांट्स को भी ग्रोथ मिलेगी। जी बिल्कुल। एक हाथ यहाँ से भी मैंने खड़ा हुआ देखा था, तो आप भी आ जाइए, आगे यहीं पर आ जाइए। जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम रितेश गेस्टा है। बताइए, विदेशी सब्जियाँ कौन कौन सी ली जा सकती है? यहाँ पे बहुत सारी सब्जियाँ उगाई जा सकती है, जैसे कि मटर, शिमला मिर्च वगैरह वगैरह, बहुत सारी सब्जियाँ। मटर, शिमला मिर्च वगैरह, हाँ, फ्रांसबीन वगैरह और भिंडी। हाँ जी। अच्छा, ठीक है। 4 हमें जवाब मिले यहाँ पर, और 2 पहले जो हमारी आगे वाली पंक्ति में महिला किसान, उन्होंने भी जवाब दिए, और यहाँ से भी हमें 2 जवाब मिले। और अब विशेषज्ञ के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि सबसे अच्छा जवाब किसने दिया, किसे दें हम किसान कब? इस प्रश्न के उत्तर में हमारी महिला किसान जो हैं वो बाजी मार गई हैं, और वो जिन्होंने सबसे पहले आंसर दिया था वो इस किसान प्रश्न मंच के कप की हकदार हैं। जी, तो ये दूसरा कप इनके नाम जा रहा है। आप आगे आ जाइए, तालियां बजती रहनी चाहिए। तो ये है आपके लिए किसान कप, आपने लगातार दूसरा कप जीता है ये इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपनी जगह पे जा सकती हैं। तो विदेशी सब्जियों के बारे में भी मुझे लगता है थोड़ा ज्ञान कम है यहाँ पर किसानों को, कि और कौन कौन सी विदेशी सब्जियाँ ली जा सकती हैं। तो मैं चाहूँगी कि हमारे जो विशेषज्ञ हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। जैसे यहाँ की जलवायु के मुताबिक जो विदेशी सब्जियाँ हम यहाँ पर उगा सकते हैं उनमें है लेट्यूस, पार्सले, जैसे सेलरी है और ब्रोकली है। इनका हम यहाँ पर अच्छे से उत्पादन कर सकते हैं। और जैसे ये कैश क्रॉप है, मतलब इनकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है, मेडिसिनल वैल्यू है, और ये बहुत ही महंगी बिकती हैं। तो अगर हम इसको सेब के बगीचे के बीच में इंटरक्रॉपिंग के रूप में लगाएं तो हम सेब की फसल के साथ साथ
इससे बहुत ज़्यादा इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो विदेशी सब्जियों की बहुत डिमांड है, बड़े बड़े होटलों में इनकी मांग रहती है, और क्योंकि अब हमारा खान पान जो है वो भी धीरे धीरे बदल रहा है, इस वजह से भी इनकी मांग शहरों में काफ़ी देखने को मिलती है और किसान ये सब्जियां लेकर के अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। और अब मेरा अगला सवाल जो है, क्योंकि आप पैदावार तो कर लेते हैं, अच्छे न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन भाव अच्छा मिले इसके लिए बाज़ार का तंत्र भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगी कि हमारे किसान बताएं कि विपणन कैसे बेहतर हो सकता है, हमारे किसान अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग कैसे बेहतर हो ताकि उन्हें अच्छे दाम मिले। कौन जवाब देना चाहेगा इसका? यहाँ से कुछ हाथ मुझे दिखाई दे रहे हैं, कौन जवाब देना चाहेगा? अब हम लगभग अंतिम पड़ाव में पहुँच चुके हैं और मैं चाहती हूँ कि और जवाब आए यहाँ से। कुछ और किसान बताना चाहेंगे? चलिए, हमारे सामने से एक हाथ खड़ा हुआ है, उनके पास चलते। जी, और कौन जवाब देना चाहेगा इसका? कैसे आप मार्केटिंग करें अपने जो उत्पाद हैं, जो फसल है, कैसे बाजार में अच्छा भाव मिले? जी, आपका मैंने हाथ अभी खड़ा हुआ देखा था। जी, आप बताइए। जी, आइए, अपना नाम बताएं। मेरा नाम जिंदर हिंदुआन है, चढ़गांव से बिलोंग करता हूँ। जी, बताइए। अच्छी वैरायटी पैदा करें तभी अच्छे दाम मिलेगी, अच्छी जैसे सेब है अच्छी पैकिंग करें तभी अच्छे दाम मिलेगी। जी, तो अच्छी पैकिंग करें, अच्छा उत्पादन करें तो अच्छे दाम मिलेंगे। जी, चलिए, और कौन जवाब देना चाहेगा? यहाँ पर कुछ पीछे भी बातचीत चल रही है, मैं चाहती हूँ ये जो किसान बातचीत आपस में कर रहे हैं हमारे कैमरे के सामने करें और बताएं कि कैसे उन्हें बाजार में अच्छे भाव मिल सकते हैं, मार्केटिंग कैसे करें। जी, अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं आप, अपना नाम बताएं। अशोक। अशोक जी, बताएं मार्केटिंग कैसे करें अच्छी, कैसे विपणन बेहतर हो सकता है, किसानों को अच्छे भाव मिले? किसानों को जो अपनी फसल बेहतर करने के लिए मतलब कोई अच्छा ए क्लास का, मैं भी एक आड़त का काम करता हूँ सेब, इसीलिए कोई अच्छा सेब होता है कोई माड़ा होता, इसलिए उसके भाव कोई अच्छे मिलेंगे कोई खराब मिलेंगे, इसीलिए जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही फल पाएगा। अच्छा, मेहनत करेंगे और तभी अच्छा फल मिलेगा। मेहनत तो किसान खेत में कर लेता है, लेकिन बाजार का गणित कहीं ना कहीं नहीं समझ पाता है, वहाँ वो पीछे रह जाता है। एक और हाथ खड़ा हुआ है। जी, अपना नाम बताएं। मैम, मेरा नाम रमन है। रमन जी, बताएं। मैम, सबसे पहले तो हमें अपनी जो प्रोडक्शन है उस पर क्वालिटी फूड तैयार करना पड़ेगा पहले, उसके बावजूद फिर मार्केट में जब हम वहाँ पे जाएंगे तो सबसे पहले जैसे हम HDP पे काम कर रहे हैं उस पर सबसे पहले हमें वो क्या बोलते हैं, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का सोसाइटी बनाए, हाँ, गठन करना पड़ेगा उसकी, जिससे हमें कि बाजार में जाके मतलब अच्छे भाव, यानी समूह बना ले तो बेहतर, अच्छा, उससे अच्छे भाव मिलेंगे। जी, तो 3 जवाब यहाँ पर भी मिले हैं और अब हम अपने विशेषज्ञों के पास जाएंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे सही जवाब किसका है, किसे मिलना चाहिए, किसान कब। और हम ये देख रहे हैं कि किसानों को पता सब कुछ है, लेकिन शायद वो कैमरे से थोड़ा संकोच कर रहे हैं। एक और आगे हाथ खड़ा हुआ है, चलिए उनके पास चलते हैं और इनसे भी जानते हैं कि ये क्या बताना चाहेंगे इस प्रश्न के जवाब में। जी, नाम बताइए। मेरा नाम बद्रीनाथ माल्टू है, मैं ग्वास पंचायत का भूतपूर्व प्रधान हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन का और यहाँ पे कृषि वैज्ञानिक बागवानी के वैज्ञानिक लोग, डॉक्टर लोग आए हैं, जी, आप जी। लोगों को शुक्रिया अदा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से ये जो मार्केटिंग की जो व्यवस्था है, जब तक हम लोगों के साथ जो ये आरती नाम का जो चिपका हुआ है, जिससे बागवानों को, किसानों को या हाँ बिचौले जो है, जब तक ये सिस्टम ख़त्म नहीं होता है, कोई ऐसी परंपरा बने, किसान है, बागवान है, कृषि है, वो सीधा मार्केट। तो आपको क्या लगता है कि क्या है उसका तरीका? वही तो मैं आपके माध्यम से कि भी आप इस बारे में सरकार को है या कोई जो भी इस क्षेत्र में जो भी विभाग है, राष्ट्रीय लेवल के या स्टेट लेवल के हैं, जो भी है, वो इस चीज़ के बारे में सोचें कि किसानों के साथ और बागवानों के साथ जो मार्केटिंग व्यवस्था ना होने की वजह से जो अन्याय हो रहा है और लोगों को उचित दाम नहीं मिल रहा है, और हम लोग कितनी मेहनत करते हैं। आज चलो ठीक है, किसान कहते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं, वो करेंगे, मगर आज जो भी किसान है, खास करके हमारा ऊपरी क्षेत्र जो है, हम लोग एकदम सेब के पीछे दौड़ गए हैं। अब वो किसी जैसे भी है, बाकी दूसरी जो फसलें होती थी, ये इसको या तो कुदरत का प्रकोप कहेंगे। आज से पहले जो फसलें होती थी, हमारे मक्के ही होता था, जौ, कोदा, गेहूँ, सब कुछ होता था, मगर आज ये सारी चीज़ें ख़त्म हैं और सेब है। सेब के साथ जो दूसरे फसलें भी, टमाटर हो गया या गोभी हो, कोई भी
सब्जी में, तो उसका उतना उचित दाम नहीं मिल तो रहा है। आपके कहने का मतलब है जो बिचौलिए हैं वो हाँ, कम होने उसको- चाहिए, खत्म होने चाहिए, हाँ, सीधा बाजार पहुंचे किसान, ये आप कहना चाहते हैं? हाँ, उसके लिए कोई सिस्टम हो जी जी जी। ताकि किसानों और बागवानों को उचित मुआवजा दाम मिले और अपनी जीविका। ठीक है, तो चार हमें जवाब मिले हैं। जी 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 बिल्कुल। एग्जैक्टली जो मार्केटिंग का है, सबसे पहले तो बागवान अपनी फसल में गुणवत्ता पैदा करे। जब उसको गुणवत्ता उस अच्छी क्वालिटी का सेब होगा तो नेचुरली मार्केट में जाएगा, उसकी ग्रेडिंग पैकिंग प्रॉपर हो। हम लोग क्या, किसान अक्सर क्या करता है कि ग्रेडिंग और पैकिंग में ध्यान नहीं देता, उसमें जो मेन चीज़ है। और अभी जब आजकल क्रॉप चली है उसमें उसकी गुणवत्ता लाने के लिए, जैसे अभी सेटिंग हुई है, एक ही उसमें 5-7 दाने इकट्ठे लगे, तो अगर उसकी थोड़ी थिनिंग हो जाए, प्रॉपर हो जाए, तो उसकी क्वालिटी बढ़ेगी और उसका साइज़ भी बढ़ेगा। और जब आपकी फसल अच्छी होगी, जब उस गुणवत्ता वाली फसल होगी, तो ऑटोमेटिकली मार्केट में उसका दाम मिलेगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो बीच में बिचौलिए हैं, जो मार्केट के बीच में बिचौलिए आड़ती है, वो किसानों को ज़रूर नुकसान पहुंचाते हैं। पर इसके हाँ, डायरेक्ट सिस्टम ये तभी हो सकता है जब फार्मर्स आपस में कोई सोसाइटी बनाए, प्रॉपर वो करे, उसके तहत आगे जाएं, तो तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो इसका सबसे अच्छा और शॉर्ट तरीका ही है कि सेब पैदावार में अपनी गुणवत्ता पैदा करें, तो तभी आपके सेब। जी बिल्कुल। तो हम विशेषज्ञ के पास चलते हैं और उनसे लेते हैं कि किसके जवाब को बेहतर वो मानते हैं और किसे किसान कब दिया जाना चाहिए। इस प्रश्न के 5 बागबानों ने उत्तर दिए और सबने प्रयास किया और अच्छे उत्तर दिए। मैं समझता हूं जो चौथे नंबर के किसान हैं उनको ये किसान कप मिलना चाहिए। तालियां हो जाए। चौथे आपके लिए कह रहे हैं जी, आगे आ जाएं और तालियां बजती रहनी चाहिए। बस कार्यक्रम के हम अंतिम पड़ाव में, और तालियों की गूंज धीमी ना पड़े, जोरदार तालियां हो जाएं। जी, तो ये है आपके लिए किसान कप और आपने बहुत अच्छा जवाब दिया और बहुत ज्ञान भी रखते हैं आप इस मार्केट के पूरे सिस्टम के बारे में, इसीलिए इन्होंने इतने विस्तार से भी जवाब दिया। तो मैं चाहूँगी हमारे विशेषज्ञ थोड़ा बताएं इसके बारे में। मैं अपने किसान बागवान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि अभी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा ई नाम की मार्केटिंग परियोजना जो है वो प्रदेश में लागू की गई है। ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो है वो आप अपने प्रोड्यूस का मार्केटिंग कर सकते हैं और ये ऑनलाइन सुविधा होगी किसानों बागवानों के लिए। इसमें बागवानों को जो हमारी कृषक उपज मंडी शिमला ढली में है उसमें एक बार रजिस्ट्रेशन करानी है और इस प्रणाली से जुड़ने का फ़ायदा ये होगा कि किसानों बागवानों को देश की विभिन्न मंडियों में उस फसल के क्या भाव चल रहे हैं उस दिन वो पता चल पाएगा और ये सारी चीज़ें जो है वो बागवान अपने घर में बैठकर देख सकता है और जहाँ पे उसे अच्छे भाव मिलेंगे वो उस मंडी में अपनी फसल को बेच सकता है। और दूसरा इस परियोजना का फ़ायदा ये है कि इसमें जो बिचौलिए कमीशन अनाधिकृत कमीशन काटते थे उससे जो है वो बागवानों को फ़ायदा मिलेगा, वो इससे नहीं कटेगी और जो पैसा है वो बागवानों के खाते में सीधे तौर पे चला जाएगा। तालियां हो जाए। बिल्कुल, तो सीधा सिस्टम जो बनाने की बात हमारे किसान भाई ने कही है वो सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है, बस ज़रूरत है कि सिस्टम से जुड़े। तो बहुत अच्छे से यहाँ पर किसानों ने भाग लिया आज के कार्यक्रम में और उन्हें जानकारी भी मिली और मैं कार्यक्रम के अंत में विशेषज्ञों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने इतने विस्तार से जवाब दिए हमारे किसानों को और चाहूँगी कि तालियाँ हो जाए एक बार। और जो हमारे किसान जो है जो इतनी देर तक हमारे साथ रहे और उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया उनके लिए भी तालियां। तो इसी के साथ ही आज के किसान प्रश्न मंच में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।